चलो भाई, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास। लेट ए, एक पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट हमारा दिया हुआ है 6, -1, बी पॉइंट दिया हुआ है 1, 3 एंड सी पॉइंट दिया हुआ है x, 8 B3 पॉइंट्स सच दैट, ये तीन ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं। क्या दिया हुआ है, मेरी बात को आप समझो। सच दैट कंडीशन दिया हुआ है, जो ए बी है वो बी सी के इक्वल है। तो आपको फाइंड करना है जी वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखो ध्यान से क्या बोलता है क्वेश्चन हमारा बोलता है ए से लेकर बी का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस बी से लेकर सी का है। ये अपने पास दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है। चलिए ए बी का मतलब सबसे पहले आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे और बी सी वाले में भी आप दोनों साइड क्या लगाओगे बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला। तो ए से लेकर बी का डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, रूट के अंदर 6 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3 का होल स्क्वायर। जब मैं बी से लेकर सी का डिस्टेंस निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 - 8 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा जी, है ना, ये हमारा हो जाएगा। चलिए आगे चलता हूँ मैं। अब ये हो गया हमारा रूट के अंदर 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया हमारा 25 और ये हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 16। और यहाँ आ जाओ आराम से, ब्रेक कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, 3 -8 -5 का स्क्वायर प्लस 25। रूट के अंदर आ गया बच्चों 41 और ये आ गया रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -2x प्लस 26। रूट आपको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड। रूट आपको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करना पड़ेगा। चलिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने के बाद ये हो गया 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x प्लस 26। और यहाँ से आप बढ़ोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2x 26 -41 दैट इज -15 इज इक्वल टू 0, -15 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ तक हम लोगों ने कोई गड़बड़ नहीं किया है तो ठीक है। 1 का स्क्वायर, हाँ बिल्कुल सही चल रहा होगा। आइए देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा हमारा, मिडिल टर्म अब स्प्लिट करने की बात आ गई तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए, ये हो जाएगा -5x प्लस 3x -15 इज इक्वल टू 0। आगे चलेंगे भाई तो यहाँ x ले लो कॉमन, x इंटू एक्स -5 प्लस 3 लिया कॉमन तो x -5 इज इक्वल टू 0। आप कॉमन वगैरह लेना जानते हो अच्छे तरीके से। कॉमन वगैरह लेने में अगर प्रॉब्लम है तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, फिर तो अपने आप को जूनियर क्लास की तरफ ले जाओ। मतलब अगर आप 10th में हो तो 9th की तरफ ले जाओ, 9th में हो तो 8 की तरफ ले जाओ। x की दो वैल्यू आ गई, या तो 5 या तो 3। आपसे पूछा गया था x बताने के लिए, आप बताओगे देयरफॉर x जो है हमारा वो हो जाएगा -5 -3, दो में से कुछ भी हो सकता है x हमारा। तो आपको दोनों पॉसिबल वैल्यू लिखना होगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब एक वर्ड आता है आप लोगों को पेपर में, कोलिनियर। क्या बच्चों, क्या वर्ड आता है, कोलिनियर। मेरी बात को समझना, अगर 2 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट है ना एक ही लाइन में हो जाए, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 3 पॉइंट की बात कर रहा हूँ ABC, तो ये और ये यानी ये सारे के सारे एक ही लाइन में है। आप ऐसा भी बोल सकते हो, अगर A से लेकर B का डिस्टेंस और B से लेकर C का डिस्टेंस, आप ऐसा बोल सकते हो A से लेकर B का डिस्टेंस, यानी A से लेकर B का डिस्टेंस और B से लेकर C का डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाए, A से लेकर C का डिस्टेंस हो जाएगा, तो भी हमारा क्या कहलाएगा, कोलिनियर होगा। तो पॉइंट अपने मन से हम लोग लेट करते हैं, इसलिए पता नहीं चलता कौन सा A है, कौन सा B है, कौन सा C है। नॉर्मली आपको जो मिलेगा वो कंटिन्यूटी में ही मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं ABC हो, ऐसा भी हो सकता है ACB हो सकता है ना, नाम कुछ भी हो सकता है। सपोज तीसरा वाला पॉइंट है वो बीच वाला हो, तो दिमाग में आपको ये रखना है, किसी दो का डिस्टेंस का सम तीसरे के अगर इक्वल होगा वो हमेशा कोलिनियर होगा। मान लिया जाए आपके पास क्वेश्चन है और आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, 1, 5, 2, 4 एंड 3,
3,3 आर कोलिनियर। क्वेश्चन में एक चीज और लिखा हुआ है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। डिस्टेंस फॉर्मूले से आपको ये प्रूव करना है ये 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। तो मैं मान लेता हूँ पहले वाले पॉइंट का नाम ए हमारा, पहले वाले पॉइंट का नाम ए मान लेता हूँ, दूसरे वाले पॉइंट का नाम बी मान लेता हूँ और तीसरे वाले पॉइंट का नाम सी मान लेता हूँ। ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले बच्चे मैं ए से लेकर बी का डिस्टेंस निकाल रहा हूं। जब मैं ए से लेकर बी का डिस्टेंस निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2 रूट के अंदर आ जाएगा जी 2, तो रूट 2। ऐसे अगर मैं बी से लेकर सी का डिस्टेंस निकालूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 का होल स्क्वायर 1 1 2, ये भी आ जाएगा रूट 2। अब अगर मैं ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा, आ जाओ ध्यान से देखो वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8, और 8 को आप बोल सकते हो 2√2। ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप ए बी और बी सी के डिस्टेंस को ऐड करोगे, अगर आप ए बी और बी सी के डिस्टेंस को ऐड करोगे यानी √2 और √2 को आप ऐड करोगे तो आपको पता है √2 और √2 क्या होता है। √2 और √2 क्या होता है बच्चों, √2 और √2 होता है 2√2, यानी आप यहाँ से बोल सकते हो ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के इक्वल है, क्योंकि 2√2 हमारा ए सी का वैल्यू है। और ऐसा अगर आता है आपने सीधा लिख देना है, देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर हैं ये तीनों के तीनों पॉइंट। इतनी सी बात है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड मैं अब क्वेश्चन देता जाऊंगा, हिंट दूंगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे सेंड करने हैं, एनसीईआरटी के भी और जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो भी। आपके पास क्वेश्चन आ गया जी, फाइंड द सर्कम सेंटर निकालने की बात कर रहा है। फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। मुझे आंसर चाहिए कमेंट में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ध्यान रखना इस बात को। फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are, वर्टिसेज क्या दिया हुआ है, -2, -3, -1, 0, 7, -6। also find the रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। सबसे पहली बात, हमारे पास 3 पॉइंट दिया हुआ है। कितने पॉइंट दिए हुए हैं, 3 पॉइंट दिया हुआ है। ए बी सी ट्रायंगल है, मान लिया जाए मैंने ये ए बी सी ये ट्रायंगल मैंने फॉर्म किया, और आप इसको जब मिलाओगे, मेरी बात को समझना आप, ये थोड़ा सा मेरा डायग्राम एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा आप अच्छे से मिलाना। जब आप डायग्राम मिलाओगे बच्चों तो ये जो इसका वर्टिसेज का पॉइंट जो आपस में, ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, सर्कल को टच करने वाला होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को सर्कम सेंटर की बात कर रहा है, सर्कम सेंटर की बात कर रहा है बिल्कुल। और ये वाला पॉइंट जो P है बेटा, इस वाले पॉइंट का P मैं नाम लेता हूँ, और मैं मान लेता हूँ P पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है, लेट कर लेते हैं XY। ए पॉइंट आपका क्या है यहाँ पर, तो ए पॉइंट -2, -3, बी पॉइंट हम लोग मान लेते हैं -1, 0, सी पॉइंट हम लोग मान, जो पॉइंट दिया हुआ है 7, -6, है ना। 3 पॉइंट हमने लेट कर लिया और लिख लेते हैं, लेट P, XY, लेट P ब्रैकेट में XY बी द क्या है ये हमारा सर्कम सेंटर है ट्रायंगल ABC का, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। चलिए अब ये क्लियर है कि P से A का जितना डिस्टेंस होगा बच्चों, उतना ही P से B का डिस्टेंस होगा, उतना ही P से C का डिस्टेंस होगा। ये यहाँ से क्लियर आप जान लो। इसी आइडेंटिटी को आप यूज करोगे तो सबसे पहले आप क्या यूज करोगे, जितना PA है उतना ही PB है, ठीक है ना। अब मैं हिंट दूंगा प्यारे बच्चों, जितना P से A का है उतना ही P से B का है। आप ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड वगैरह करके आपको इक्वेशन मिल जाएगा। क्या इक्वेशन मिलेगा ये मैं बता रहा हूँ। पहला इक्वेशन मिलेगा x + 3y = -6,
ऐसे ही बच्चे आप क्या करोगे, पी ए इज इक्वल टू पी सी करोगे या पी बी इज इक्वल टू पी सी कर सकते हो। यहाँ से भी ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने के बाद आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। ये दो इक्वेशन आ गया आपके पास और दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करना जानते हो, आराम से वहां से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब सर्कम सेंटर आपको पता चल गया। अब बोल रहा रेडियस, रेडियस यानी या तो आप पी ए निकाल लो या तो पी बी निकाल लो। नॉर्मल सी बात है, ए पॉइंट आपको पता चल जाएगा, पी पॉइंट ए पॉइंट आपको दिया हुआ है, ए बी सी कुछ भी आपको दिया हुआ है और पी यानी x, y का वैल्यू चल जाएगा पता। कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो आप आराम से जब रेडियस निकालने की बात करेगा तो रेडियस आप निकाल लोगे और रेडियस आपका आ जाएगा 5 यूनिट्स। ये आंसर करके मुझे आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है। ऐसा नहीं बस सर ने हिंट दिया और आपने भी हिंट को समझा और छोड़ दिया, ऐसे बात नहीं बनेगी बच्चे, ठीक है, ऐसे बिल्कुल बात नहीं बनेगी। ध्यान से मेरी बात को समझना। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड कभी मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यूज हो गया है ना, कभी आप तो डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे। डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है आपको, उसका नाम है जी सेक्शन फॉर्मूला। इसके बाद का टॉपिक आएगा हमारा, वो टॉपिक क्या है बच्चों, वो टॉपिक है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ये सेक्शन फॉर्मूला क्या है, मेरी बात को समझो। मान लिया जाए मेरे पास ये एक लाइन है ए एंड बी, ए एंड बी एक पॉइंट से बना हुआ एक लाइन है ए बी। आपने इस लाइन को यहाँ से कट किया, कहीं से भी कट किया, बट लाइन छोटी हो गई, लाइन छोटी हो गई। मान लिया जाए ये पी पॉइंट है, आपसे ये लाइन जब छोटी हो जाए, आपने जब कट किया लाइन छोटी हो जा रही है, लाइन का कुछ ना कुछ पोर्शन कट हो जा रहा है, इसको बोलते हैं बच्चे इंटरनल डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इंटरनल डिवीजन। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों इंटरनल डिवीजन, है ना। यानी आपने इंटरनली लाइन को कट कर दिया, इंटरनल वर्ड में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। मतलब जब लाइन छोटा हो जाए। सर लाइन कब छोटा नहीं होगा, मान लिया जब मैंने ए और बी ये दो पॉइंट लिया और इस बार क्या किया, आपने लाइन को कट करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया वो गलती से आपका बी का इस वाले पॉइंट पे आ गया। यहाँ लाइन हमारा छोटा नहीं हो रहा, मतलब एक तरीके से ये इमेजिनेशन में आपने लाइन को कट किया। यानी जब कट करने वाला पॉइंट और लाइन का लास्ट वाला पॉइंट बिल्कुल एक ही पॉइंट को आपस में मर्ज कर जाएं एक दूसरे को, ऐसे वाले केस को हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन। तो आपसे पूछा क्या जाता है, तो नॉर्मल सी बात है जब डिवीजन होगा तो किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड होगा। मान लीजिए यहाँ पी हमारा m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन को, यहाँ भी m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब एक बच्चा बोलता है सर यार डिवाइड कर रहा है तो पी तो लाइन कुछ टुकड़ा कर ही नहीं पाया, इसीलिए इसका नाम दिया गया बेटा एक्सटर्नल डिवीजन। मतलब लाइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आपसे दोनों केस में पूछा जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या होगा, यहाँ भी बताइए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या होगा और यहाँ भी बताइए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या होगा। तो जब जब इंटरनल डिवीजन की बात करेगा तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी हो जाएगा बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी मतलब पी का एक्स और वाई दोनों का वैल्यू निकालने का। तो यहाँ मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ इंटरनल डिवीजन वाले केस में, इंटरनल डिवीजन वाले केस में P का x कोऑर्डिनेट, P हम लोगों को फाइंड करना है। तो नॉर्मल सी बात है P का सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो P का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अगर मैं आपसे पूछूं P का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप यहाँ बोलोगे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये था इंटरनल डिवीजन वाले केस की कहानी। अगर यही हमारे पास एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा और पूछा जाएगा आपसे एक्सटर्नल डिवीजन वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, तो इस वाले केस में एक्स कोऑर्डिनेट कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में जहां जहां प्लस था वहां वहां माइनस कर देना। फॉर्मूले में जहां जहां प्लस था वहां वहां माइनस कर देना, तो x कोऑर्डिनेट हो गया और ये y कोऑर्डिनेट हो गया। सिंपल सी बात है, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो 10th क्लास में आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखना है ना। और इसमें इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे हम लोगों को। तो मान लिया पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। क्या दिया हुआ है पॉइंट, तो पॉइंट अभी मैं बताता हूँ। तो फाइंड करना है विच डिवाइड्स द लाइन, विच डिवाइड्स द लाइन,
which divides the line segment ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ध्यान से देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पॉइंट्स है मेरा 5 - 2 एंड 9, 6। दोनों केस दे देता हूँ। चलो एक लिख दिया इंटरनली एंड दूसरा लिख दिया एक्सटर्नली। इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशियो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो रेशियो दिया हुआ है 2:1। यही क्वेश्चन है आपका। और बिल्कुल ये क्वेश्चन मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये जो दो पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी है ना, ए पॉइंट हमारा दिया हुआ है 5 - 2, बी पॉइंट दिया हुआ है 9, 6। मैं मान लेता हूँ ये 2:1 के रेशियो से इसको P डिवाइड किया। आप P Q R कुछ भी नाम रख सकते हो, ऐसा नहीं है। आपसे पूछा गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। क्या पूछा गया है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। जब ये इंटरनल डिवीजन है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पूछा गया है। नॉर्मल सी बात है। ये केस कैसा हमारा, ये केस हमारा है जी इंटरनल डिवीजन वाला केस है। ये इंटरनल डिवीजन वाला केस है। तो फॉर्मूला क्या आपको सिखाया था अभी, हो जाएगा mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n। m और n क्या है हमारा बच्चों, तो m हमारा दिया हुआ है 2, n दिया हुआ है 1। जो रेशियो होता है वही होता है m और n, m:n के रेशियो में। और अगर मैं आपसे पूछूं x1 y1 क्या है, तो x1 हमारा 5, y1 हमारा -2। मैं सारा लिख देता हूँ, पुट आप करोगे x2 y2 क्या है बेटा हमारा, तो 9 और 6। सारे वैल्यू को आप यहाँ डाल दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। और जैसे एक्सटर्नल डिवीजन वाली बात होगी, जो सेकंड पार्ट है, तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस कर देना, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस कर देना, वही आपका आंसर होगा। आप बच्चे नहीं हो, आपको जितना हिंट दे रहा हूँ मुझे पता है, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट क्या पॉइंट दिया गया है, तो 2, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points। एक पॉइंट दिया हुआ है 4, 3 एंड दूसरा दिया हुआ है 6, 3 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है जी। फाइंड द रेशियो। जैसे आपको आज के बाद कभी भी रेशियो निकालने को बोला, ठीक है ना, तो रेशियो निकालने को बोला तो आप क्या करना, k:1 मान लेना। हमेशा रेशियो क्या मानना आप, λ:1, k:1, m:1 है ना, एक 1 मानना, एक m:1 ऐसा मानना। ऐसा नहीं आप अगर m और n लेट करोगे तो वहां से आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन थोड़ी सी परेशानी से बच जाएंगे हम लोग। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, थोड़ी सी परेशानी से हम लोग बच जाएंगे वहां से, इस बात का बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। फाइंड द रेशियो। मैं मान लेता हूँ लेट द रेशियो बी। रेशियो हम लोगों ने क्या मान लिया, तो रेशियो मान लेते हैं k:1। फिर मैं बोल रहा हूँ m:n मानने से ऐसा नहीं होगा, आंसर नहीं आएगा, आ सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आपसे बोला गया विच द पॉइंट रेशियो विच द पॉइंट दिस 2, y डिवाइड कर रहा है। मेरी बात को समझना, अगर मैं एक पॉइंट ए मानूं दूसरा बी मानूं, तो डिवाइड करने वाले पॉइंट को क्या मानना सिखाया था, p। या p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, y। बिल्कुल हिंट दे रहा हूं। ए पॉइंट क्या दिया हमारे पास 4, 3, बी पॉइंट क्या दिया हुआ है 6, 3। नॉर्मल सी बात है, मैंने मान लिया k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है कौन, P। अगर मैं आपसे P का कोऑर्डिनेट्स पूछूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, आप बोलोगे सर ये तो दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, बट x और y के टर्म में दिया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला याद हो आपको, mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n। ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट्स। ये आप लोगों को याद है अच्छी तरीके से। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा होगा m हो गया हमारा k, n हो गया हमारा 1, m हो गया हमारा k, n हो गया हमारा 1।
यानी mx2 x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 यानी k इंटू 6 प्लस n हो गया हमारा 1 x1 का मतलब 4 m प्लस n यानी k प्लस 1। यहाँ भी नीचे k प्लस 1 होगा और ये होगा m y2 m का मतलब x1 y1 x2 y2 k इंटू n y1 n का मतलब 1 इंटू x1 y1 x2 y2 तो k इंटू 3। बिल्कुल आराम से वैल्यू डालना है बेटा और कुछ नहीं करना। और आप देख रहे हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p किसके इक्वल दिया है 2, y के। नॉर्मल सी बात है, पहले वाले को पहले से कंपेयर करके सॉल्व कर लो या दूसरे वाले को दूसरे से कंपेयर करके सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले वाले को पहले से कंपेयर करके सॉल्व कर दे रहा हूँ, पहले वाले को पहले से कंपेयर करके सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ k प्लस 2 इज इक्वल टू 6k प्लस 4। यहाँ से हो गया हमारा -4k इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा k इज इक्वल टू -1/2। एक बात हमेशा याद रखना, अगर k का वैल्यू नेगेटिव में आए मतलब वो डिवीजन है एक्सटर्नल। कैसा डिवीजन है? एक्सटर्नल। और अगर k का वैल्यू पॉजिटिव में आए मतलब वो जो डिवीजन है कैसा डिवीजन है? इंटरनल। आप देख रहे हो यहाँ पर k हमारा नेगेटिव में आया है, नेगेटिव में आया है। आप यहाँ बोलोगे देयरफॉर p डिवाइड्स, यानी p जो है वो डिवाइड कर रहा है ए बी को इन द रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2, 1:2। बस यहाँ एक वर्ड यूज करना, क्या यूज करना? एक्सटर्नली। क्या यूज करना? एक्सटर्नली। अब आपसे ये पूछा गया कि ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। नॉर्मल सी बात है, y की वैल्यू निकालनी है तो आप दूसरे वाले को दूसरे से कंपेयर कर लो, k की वैल्यू डाल दो आराम से, जो आपने k निकाला है वहां से आपका y निकल जाएगा। मैं वेट करूंगा y का वैल्यू आप लोगों ने कितना निकाला। वैसे बता दे रहा हूँ y की वैल्यू 3 आएगी, पुट करके देख लेना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक और क्लास लूंगा, ये दूसरी क्लास थी, ठीक है। और मैं यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में चैप्टर को लेकर चलूंगा, रिवर्स ऑर्डर में आपको चैप्टर 1 तक पहुंचाऊंगा, इसके बाद ही हम लोग कोई दूसरी बात सुनेंगे। ये मैं फर्दर चैप्टर 1 छोड़ दिया, पॉलिनोमियल मैंने एनसीईआरटी आपका कंप्लीट करवा दिया, लीनियर क्वाड्रेटिक एपी, और मैं वापस 6 से चल रहा हूँ क्योंकि मुझे 6 से लेकर 1 तक पहुंचना है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक ये आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।